नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस विक्टोरिया स्टोरीज ऑफ आयुर्वेदा के 6th सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है माननीय वैद्या सरिता वैद्य फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से, हमारी सहयोगी डॉक्टर वंदना पाठक फ्रॉम लखनऊ से, तमाम सारे वैद्य जो इस आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी वर्ग, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। हमारा यह प्रयास है जिससे हम आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ अलग कार्य करने वाले व्यक्तित्व को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर हमारे विद्यार्थी वैद्य वर्ग के लिए एक प्रेरणा या प्रोत्साहन देने का ये हमारा एक प्रयास है। और इस प्रयास को हमारे बहुत सारी सराहना मिल रही है और ये हमारी सीरीज बहुत फेमस हो चुकी है, इसको बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो आज के इस सीरीज में हमारे साथ है डॉक्टर सरिता वैद्य, जो कि हाउ टू बिकम एंड सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट स्त्री पंचकर्म वैद्या इस विषय पर बोलने वाली है। तो आप सभी को मालूम है, एज पर वी नो दैट हाउ टू एस्टेब्लिश एज अ स्त्री वैद्य इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। जब आपका लाइफ पार्टनर कुछ अलग क्षेत्र में कार्यरत होता है तो स्त्रियों के लिए काफी चुनौती होती है कि हम खुद को कैसे एस्टेब्लिश करें, खुद को किस प्रकार से हम प्रस्थापित करें आयुर्वेद के क्षेत्र में। और इसी प्रयास को मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से साबित किया है और पुणे महाराष्ट्र में काफी सालों से 30 सालों से मैडम प्रैक्टिस कर रही है आयुर्वेद की। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम धन्वंतरी वंदना, यहाँ पे धन्वंतरी की वंदना हम करेंगे और इसके बाद ही हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे मैं धन्वंतरी वंदना चला देती हूँ। And there is no voice. It's full from my side. Can you hear? Yeah. No, cannot hear. We cannot But hear. it's full. It's 100% from my side. We cannot hear. अभी आ रहा है? No. Not yet. अभी ठीक है? आवाज आ रही है अभी? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। या तो 100% मैंने किया है। ठीक है, पीपीटी मोड में हो जाता है प्रॉब्लम। हम लोग धन्वंतरी वंदना, धन्वंतरी भगवान का नाम लेते हुए इस कार्यक्रम को स्टार्ट कर रहे हैं। नमामि धन्वंतरि महाधिदेवम सुरासुर वंदित पाद पद्मम लोकेश जरारुक भय मृत्यु नाशम दातारि भी विविध औषधि नाम। मैम स्टार्ट करें प्लीज। हाँ, यस। सो धन्वंतरी का नमन करके इस प्रोग्राम का प्रारंभ हमने किया है। मेरी सहयोगी डॉक्टर वंदना पाठक से मैं अनुरोध करती हूँ कि मैडम का परिचय दे। वैसे तो मैडम का परिचय बहुत बड़ा लंबा है, काफी सारे अवार्ड्स वगैरह मैडम ने यहाँ पे उपलब्ध किए हैं, किंतु एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं डॉक्टर वंदना पाठक मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वो मैडम का परिचय दे।
Yes. डॉक्टर मिसेस सरिता ए वैद्य मैम को इस आयुष दर्पण फोरम पर हम सभी व्यूअर्स की ओर से और हमारे पूरी टीम की ओर से स्वागत हम लोग करते हैं। मैम का इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी तो नहीं है, बट हम लोग क्योंकि वो उन्होंने इतना बड़ा काम किया और शी इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस whose husbands are not doctors या वैद्य नहीं है, and they really need some inspiration. Ma'am is one source of inspiration for all those of us who have non-medical husbands, and she is doing so well. तो मैं उनका एक फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ कि शी इज कंसल्टेंट एंड प्रोप्राइटर ऑफ ओजस आयुर्वेद क्लिनिक पुणे, एंड she has in Guru Shishya Parampara, she has done pure Ayurvedic education in traditional way. She is practicing from past 25 years, and she owns a brand Ojas Ayurved Clinic in Pune. She is running a complete Panchakarma center for last 25 years, and she has presented many papers and has many publications in past 25 years. She has also conducted several public awareness programs for last 25 years and has conducted specific corporate health training and health awareness programs in view of Ayurveda. She has also got many awards in recognition for contribution in this field, and she has got many publications. उनमें से एक book है व्यवसाय जन्य अजर व आयुर्वेदिया उपचार, और उनके मोर देन 35 ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स उन्होंने उसमें कवर किए which cause some disorders, and which she has addressed in her book. The other one is this book has received many prestigious international recognition by the International Ayurveda Association, and she has attained Bhagavad Granth Puruskar on this book. She is a popular writer in newspaper. She has got various articles and writings in many newspapers and e-newspapers also. She has conducted many lectures on internet radio programs, and these programs had been broadcasted in more than 160 countries. So ma'am, we welcome you on this forum, which is really a boon for all the practitioners, for all the students, for all the normal people who really want to learn Ayurveda and want to work in this field or want to get treated with Ayurveda. आपका बहुत-बहुत स्वागत मैम. Yes. So madam is doing in the field of Ayurveda since last 30 years, and she has attended so many conferences at national, international level. Some conferences we have mentioned here, and she is working in this area last 2 decades. I am just showing some trophies. There are lots of awards madam has got, like Dirghayu Foundation for the work in the field of Ayurveda, awards in the recognition for the contribution in the field of Ayurveda by GPA Pune, by MIT Institute Pune, like Panchakarma by Ashwini Rural Medical College, female child health program from Aurangabad. So many awards madam has got. Some special Guru Parampara से madam जुड़ी है, like वैद्यराज अन्ना शास्त्री करमरकर, वैद्यराज कोल्हटकर, पांचभौतिक चिकित्सा के लिए जैसे महाराष्ट्र के फेमस वैद्यराज दातार शास्त्री है कोल्हापुर से, तो उनकी भी मैडम शिष्या रह चुकी है. तो जस्ट आई एम शोइंग द अवार्ड्स which are pursued by madam. So these are some awards. इसके पीछे हमारा हेतु यह है कि प्रेरणा मिल सके, बस दूसरा कुछ हेतु हमारे इसमें नहीं है इतने सारे अवार्ड्स और ट्रॉफीज शो करने का. सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस पीपीटी, एंड नाउ I request Dr. Sarita Vaidya madam to start the session, how to become an independent, successful Stree Panchakarma Vaidya. So madam, please continue. Yeah, thank you so much. I will share the screen first. Yeah. Can you see the PPT? Yeah, just maximize it, full screen.
There is option. Yeah. Yes. Can you say it now? Yes, madam. Yes. Just, yeah. Okay. Yeah. So I'll start with my session. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. आयुष दर्पण की इस प्लेटफॉर्म में आज मैं अपने अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। आयुष दर्पण के जो प्रतिनिधि हैं शिल्पा, वैद्य शिल्पा, वैद्य वंदना, वैद्य जोशी सर, इन सबको मैं बहुत ही आभार प्रदर्शित करती हूँ जिन्होंने मुझे ये संधि ये मौका आज दिया है। The topic given to me today is how to practice independently as a स्त्री पंचकर्म practitioner. मेरे हिसाब से 25-30 वर्षों से मैं कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन या लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन ये मेरा पहला शायद ऐसा अवसर है जहाँ मैं एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट पे कुछ प्रेजेंटेशन करना जा रही हूँ। बीइंग अ काय चिकित्सक, ऑलवेज जो कुछ प्रेजेंटेशंस रहते हैं वो किसी न किसी व्याधि के तौर पर किए जाते हैं, कुछ तो क्लिनिकल डिस्कशंस उसमें रहती है, लेकिन आज ये कुछ अलग सा टॉपिक दिया गया है। जब इस टॉपिक पे चर्चा हुई, जैसे कि वैद्य शिल्पा ने अभी कहा कि बहुत सारी स्त्री वैद्य है, मैं तो ऐसा ही नहीं कहूंगी कि खाली स्त्री वैद्य है, बहुत सारे वैद्य है जिन्हें प्रैक्टिस शुरू करनी है, फिर भी कुछ ना कुछ आशंका मन में रह जाती है और समझ में नहीं आता है कि क्या निर्णय ले, कैसे आगे जाए। सो टू जस्ट हेल्प देम विथ माय एक्सपीरियंसेस, आई एम हियर to give this presentation today. So as a Stree Vaidya, what I feel is there are 3 S needed as a Stree Vaidya. What are those 3 S? First is Sanhita, second is self-respect and confidence, and third is self-esteem. ये 3 S अपने साथ हो तो आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो इससे सबसे पहला है संहिता, इसके बारे में तो मैं आगे जाके बहुत कुछ कहने वाली हूँ। 2 and 3, the self-respect and confidence and self-esteem, it is extremely important, क्योंकि जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरी बात ये कि वो कॉन्फिडेंस आप एक्सप्रेस अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, आपको प्रैक्टिशनर बनने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। You should be able to respect yourself, your own respect, your self-esteem जितना ऊंचा हो उतना ही आप कॉन्फिडेंस से इस व्यवसाय में आ सकती हो। सो खुद आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ इस फील्ड में आना बहुत ही जरूरी है। अर्ली डिसीजन, आजकल मैं ये देखती हूँ कि ये स्लाइड देख के आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये क्या है। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देखती हूँ, न्यूली पास्ड आउट वैद्यों को भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका आगे जाके क्या करना है इसका डिसीजन बहुत देर तक नहीं होता है। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम BMS को एडमिशन लेते हैं उसी समय उसके 5-6 साल तो वहीं निकल जाते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी होती है, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी होती है, उसके बाद PG का एडमिशन हो जाता है, तो फिर 3 साल वहां निकल जाते हैं। तो इस 9-10 साल में भी हमने ये कभी भी तय नहीं किया है कि हमें आगे जाके करना क्या है। मैंने BMS को एडमिशन तो ली है, लेकिन वेयर डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 10 years? Where do I see myself after 20 years, after 30 years? आपको अभी ये सुनने में शायद थोड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका डिसीजन और आपके गोल्स सेट नहीं होते तब तक आपका टाइम वेस्ट ही हो जाता रहता है। सो इसीलिए डिसीजन शुड बी मेड एट द एंट्री लेवल। तो फिर कब?
तो बीएमएस को एडमिशन लेने के बाद चाहे पहला ईयर निकल जाए, आपको कुछ समझ नहीं आता है, यू आर जस्ट गेटिंग यूज्ड टू द होल कोर्स। एंड आयुर्वेदा वैसा भी ऐसा कोर्स है जहाँ की इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट से आने वाले स्टूडेंट को आयुर्वेद के बारे में इतना पता भी नहीं रहता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो एमबीबीएस को एडमिशन नहीं मिली है इसलिए बीएमएस को एडमिशन ली है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन की फेज ही उनकी पार नहीं होती है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि कम टू द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एज फास्ट एज पॉसिबल। उससे ये होता है कि आपका डिसीजन लेने का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है और वो आपको आगे जाके बहुत अच्छे डिविडेंड्स देता है। योर ऑप्शंस शुड बी रेडी। जैसे मैंने बोला, आपके आगे जाके आपको करना क्या है। सो देयर आर एक्चुअली मेनी ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा नाउ। डू यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर? डू यू वांट टू गो इन अ एकेडमिक करियर? आपको गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव करियर करना है, या तो आपको प्रोडक्शन में रुचि है, औषधि निर्माण में रुचि है और उसके साथ आप कुछ प्रोडक्शन की कुछ फैक्ट्री बनाना चाहती हो, एंड मेनी अदर ऑप्शंस लाइक दैट आर अवेलेबल। लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस हर एक की तैयारी अलग है और वो तैयारी आप जितना जल्द करना शुरू करें उतना ही जल्द आपको सेटल होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बिकॉज यू नो योर गोल वेरी वेल। अब ये जो 4-5 मेन ऑप्शंस मैंने अभी दिखाए हैं, उसमें से तो एकेडमिक करियर में आपको मार्गदर्शन करने वाले इसी प्लेटफॉर्म पे हैं। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बोलने वाले बहुत सारे व्याख्याते होंगे ही, उनका भी व्याख्यान आप सुनोगी। अब यहाँ मेरा रोल है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर, अगर ये आप ऑप्शन चूज करती हो तो फिर आपको आपकी खुद की उसके लिए तैयारी कैसी करनी चाहिए। The very first point I would like to say is practice the medicine which you have learned. आपने आयुर्वेद शास्त्र के कोर्स के लिए एडमिशन ली है, so throughout your course you are going to learn आयुर्वेद। आयुर्वेद शास्त्र पढ़ना ये बहुत ही आनंददायी और यात्रा हो सकती है। So no one can stop you from practicing it. The main point is जो शास्त्र आप पढ़ रही हो उसी की प्रैक्टिस करो, उससे आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, बिकॉज यू हैव अर्न दैट राइट बाय स्टडीइंग द कोर्स। और जब आप खुद जो सीखते हो वही जब करते हो तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा बूस्ट हो जाता है, उससे आपका आत्मसम्मान भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए प्रैक्टिस द मेडिसिन विच यू हैव लर्न्ड। Now what are the 3 fundamentals of practice? इतने सालों से जब प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ तब मुझे कुछ लाइक रियलाइजेशंस हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इसी प्रेजेंटेशन के लेटर हाफ में आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत में मैंने ये सब बातें आपसे क्यों कही हैं। There are 3 fundamentals for the practice. पहला है ग्रंथाभ्यास। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट संहिता है, भाव प्रकाश निघंटु है, योग रत्नाकर है, वैशज्य रत्नावली है। ये जो सब ग्रंथ है ये अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो ग्रंथ ही आपका फाउंडेशन बना देते हैं। संहिताज आर गुरु एंड कैन बी विथ यू 24/7। ये मैंने खुद अनुभव लिया है। मैं वापिस वही बात दोहरा जा रही हूँ कि आगे जाके ऐसी ही कुछ अवस्थाएं आती है कि यू फील रियली लोनली इन लाइफ, जब करियर के दौर पे, तब ये ग्रंथ आपके कैसे काम आते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सो संहिताज आर गुरु एंड कैन बी विथ यू 24/7। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द संहिता एंड इट्स क्रिटिक्स, इसका जो टीका वाचन है जितना हो सके आपसे उतना करो। आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी मैं आयुष दर्पण पे बोल रही हूँ, बहुत सारे अभ्यास वर्ग चल रहे हैं, बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। इसीलिए वापस ग्रंथाभ्यास ये बात अच्छी तरह से प्रैक्टिस में आने शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका जितना फायदा आप उठाए उतना ही आपका प्रैक्टिस का नॉलेज वाइज फाउंडेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऐसी एक भी चीज आज तक मुझे नहीं
मिली है कि जो ग्रंथों में लिखी नहीं हुई है, और मैं अपने आप ही झगड़ रही हूँ पेशेंट के साथ। इवन टुडे विद सो मच चेंज लाइफस्टाइल, हर एक व्याधि का कुछ ना कुछ आधार, कुछ ना कुछ रेफरेंस हमें ग्रंथों में मिल ही जाता है। नंबर 2, ये भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही अहम बात है कि मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब मैं देखती हूँ कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में बहुत विद्यार्थी रहते हैं, कोई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कुछ अच्छे वैद्य के यहाँ जाके अनुभव लेना चाहते हैं, वह वो अनुभव के लिए जाते हैं, लेकिन मैं देखती यूं हूँ कि शायद हॉस्पिटल हो या किसी वैद्य के प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हो तो कोई इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, विद्यार्थी खुद आके काम करने बगैर दे आर जस्ट ऑब्जर्वर्स, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग। ऐसा तो नहीं चलेगा। आपको आगे जाके खाली दर्शन परीक्षा तो नहीं करनी है, आपको दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न सभी परीक्षाएं करने के बाद ही आपका रुग्ण परीक्षण हो जाने वाला है। और दर्शन परीक्षा रही एक अलग बात, स्पर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा, ये ही 2 चीजें बहुत ही अहम है। इसीलिए जब तक आप खुद पेशेंट हैंडल नहीं करती, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। सो प्रैक्टिस ऑन डिटेल केस टेकिंग एंड एग्जामिनेशन। जितने केसेस आपको मिलते हैं उतनी केस टेकिंग आपको करनी चाहिए आयुर्वेद के तरीके से, और एग्जामिनेशन भी, उतना रुग्ण परीक्षण भी करना चाहिए। सो मैक्सिमम केसेस यू हैंडल, योर कॉन्फिडेंस बूस्ट ऑफ। अनदर थिंग सेम विद द पंचकर्मा ऑल्सो। पंचकर्मा ट्रीटमेंट, ये बहुत ही स्पेशल बात है, उसका अनुभव लेना बहुत ही जरूरी है। जब आप इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में आओगी तो आपके हर एक कार्य के लिए आप खुद ही जिम्मेदार रहती हो। सो इसलिए जितना मैक्सिमम आप पंचकर्म हैंडल करोगी उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और उसमें भी खाली पंचकर्म के प्रधान कर्म पर ध्यान देने के सिवा आपको पूर्व कर्म और पश्चात कर्म पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। इसलिए आप ये कर सकती हो कि एक पेशेंट ले लो और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप खुद उठाओ। उसका पूर्व कर्म जो है, प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है, उसका डाइट होगा, उसकी पथ्यापथ्य संकल्पना होगी, ये सब आप शुरू से अंत तक जब हैंडल करोगी तो एक एक ऐसा पेशेंट करके आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा हो जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हाइल प्रैक्टिसिंग इन द फ्यूचर। नंबर 3, ये मेरे लिए बहुत ही अहम टॉपिक है, आयुर्वेदीय निदान। यहाँ ही आके हम सब लोग फंस जाते हैं। शुरू में तो ऐसा ही होता है कि आयुर्वेदीय निदान और मैं कैसे कर सकती हूँ, लेकिन आप जब तक आयुर्वेदीय पद्धति से थिंकिंग नहीं करोगी तब तक आप निदान तक पहुंच नहीं सकती हो। इसीलिए प्रैक्टिस टू एस्टैब्लिश द निदान पंचक ऑफ एवरी पेशेंट, ये मैं सभी वैद्यों को कह रही हूँ, ये बात कोई खाली स्त्री वैद्यों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, कि ट्राई टू एस्टैब्लिश द निदान पंचक, डायग्नोज द पेशेंट विथ योर ओन आयुर्वेदा संप्राप्ति। सो आपने एक बार केस टेकिंग अच्छी तरीके से किया तो उसी दौरान आपको पता चल जाता है कि निदान पंचक क्या हो रहा है, और ये निदान पंचक के अनुसार आप उसकी संप्राप्ति भी अच्छी तरह से खुद के मन में तैयार कर सकती हो। मेरे लिए वही काफी है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप उसका निदान यानी कि डायग्नोसिस करो, क्योंकि ग्रंथों में भी लिखा है कि डायग्नोसिस, नाम नहीं दिया व्याधि को तो भी चलेगा, लेकिन संप्राप्ति आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद रहता ही क्या है, उसके बाद संप्राप्ति भंग या चिकित्सा रहती है। संप्राप्ति भंग आप करें, चिकित्सा हो गई, पेशेंट को उपशय मिलना ही चाहिए। So never fear about what to name the disorder, लेकिन focus on the संप्राप्ति। And बहुत ही अहम बात, important, never get carried away with the pre-diagnosis। ये बात मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगी ही। Taking the help of modern tools। अभी बहुत सारे वैद्यों के मन में आता है कि जब हम आयुर्वेदीय निदान कर रहे हैं, आयुर्वेदीय निदान पंचक वहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, संप्राप्ति की सोच रहे हैं,
तो फिर मॉडर्न टूल्स का हम इस्तेमाल उसमें करें या ना करें, या तो कैसे करें। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आज भी ऐसी ही हालत है कि पेशेंट हमारे यहाँ पहले नहीं आते हैं कभी, वो पूरे घूम के बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने के बाद, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लेने के बाद फिर अभी मैं आयुर्वेद ट्राई करता हूँ, ऐसे भी आपके सामने आ जाएंगे। सो यू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, दैट दो देयर इज नो हार्म इफ पेशेंट्स आर कमिंग लाइक दैट टू यू। एक अवसर ऐसा भी आ जाता है, जैसे कि मैं खुद की प्रैक्टिस में देखती हूँ कि पेशेंट को कैंसर भी हो गया है तो भी पेशेंट चले आते हैं खुद हमारे यहाँ और बोलते हैं कि मैडम मुझे और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, मुझे पहले आयुर्वेद चिकित्सा चालू करनी है। ऐसा ही समय आ जाता है, लेकिन यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन पेशेंट्स। सो पहले पेशेंट आपके सामने आएंगे, वो ढेर सारे फाइल्स लेके आएंगे रिपोर्ट्स के, और वो आके खुद ही आपको डायग्नोसिस भी बता देंगे। So do not get carried away with the diagnosis which already exists on the report. Try to interpret the report in Ayurveda thought process. It's very important. ये कैसा करना है मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, एक केस लेके बताती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। See, there was a female patient. She was 35 years old, and she comes to me with a sonography report. और उस सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा है कि यहाँ तो फाइब्रॉइड है। पेशेंट मुझे ये कहती है, उसके आगे जाके पेशेंट ने मुझे ये भी कहा कि बस मैडम मुझे ये यूट्राइन फाइब्रॉइड की सर्जरी करने के लिए बोला है डॉक्टर ने, अभी मुझे तो सर्जरी करनी नहीं है, आप बस अपनी चिकित्सा से फाइब्रॉइड को निकाल दो। दिस इज द डिमांड फ्रॉम द पेशेंट। अभी मैं उसकी यहाँ, दिस इज द पॉइंट, आपको बस शांति ब्रह्म रहना है, आपको कुछ नहीं कैरिड अवे नहीं होना है। मैंने कहा बैठो, उसका अच्छी तरह से केस टेकिंग किया, तो ऑल हेतुस वेयर ऑफ संतर्पण, दधी सेवन था, दिवास्वाब था, अति मधुर सेवन का था, अव्यायाम था, और ऐसी पेशेंट में फाइब्रॉइड ना हो तो ही आश्चर्य है। सो द हियर द डायग्नोसिस वुड बी स्थौल्य अकॉर्डिंग टू मी, it could have gone to the Kaphaja Pandu also, okay, and not the fibroid. So I established the diagnosis as dosha, kapha and vata. Dusha are rasa, rakta, mamsa, meda, and case was treated in this direction. Fibroid reduced to a large extent when the Samprapti Bhanga Chikitsa was given. I am not going into the details of चिकित्सा right now because नहीं तो ये एक केस पे ही एक घंटा निकल जाएगा. I'm just giving the gist of it that Santarpanotha was the Nidan Panchak, naturally Apatarpanotha was the चिकित्सा. When that was done in the right direction, taking all precautions, ये केस सॉल्व हो गई और वो फाइब्रॉइड इतना छोटा हो गया कि उसके बाद उसकी कुछ तकलीफ भी उसको रहे नहीं और उसकी बाकी की प्रकृति भी बहुत अच्छी हो गई. अगर यहाँ मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट से कैरिड अवे होती कि बस मुझे फाइब्रॉइड ही ट्रीट करना है अभी, तो मैं पूरी स्त्री रोग में चली जाती. काय चिकित्सा रहता अलग, मैं स्त्री रोग चिकित्सा में चली जाती और शायद फंस जाती. So don't get carried away with the modern reports. Now, in short, I will just go to the पंचकर्मा process. बिकॉज ये भी मुझे कहा गया था कि एक पंचकर्मा क्लिनिक आप अगर चला रही हो तो उस पंचकर्म करने समय एक स्त्री वैद्य होने के नाते आप कौन सी प्रिकॉशंस लेती हो, कैसा पंचकर्म किया जाता है. एंड आई थिंक दिस विल बी यूजफुल नॉट ओनली फॉर स्त्री वैद्यास बट फॉर ऑल वैद्यास ऑल्सो. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस हियर. एज अ वैद्य you should be extremely vigilant while treating a patient. Especially when you are a Stree Vaidya, you have to be really very alert while treating the patient. Always keep a separate room for Panchakarma is very, very necessary. चाहे आपकी ओपीडी हो, छोटी ओपीडी हो, तो भी उसमें भी आपको अगर पंचकर्मा करना ही है तो आपको उसके लिए एक छोटा सेपरेट कक्ष बनाना बहुत ही जरूरी है. पंचकर्मा शुड बी डन विथ सैंक्टिटी एंड सैनिटाइजेशन लाइक एन ऑपरेशन थिएटर. हमारे यहाँ आप आके देखोगे कभी तो देर आर 3 to 4 पंचकर्मा थिएटर्स राइट नाउ एंड देर इज अ स्टाफ हु ट्रीट्स द पंचकर्मा पेशेंट्स. बट जो सैनिटाइजेशन ये शब्द मैंने यहाँ यूज किया है वो कोविड के रेफरेंस से नहीं किया है.
Last 20-25 years we have been doing Panchakarma, and the sanitization of theatre has been doing by Ayurveda way every time and before and after every patient. So I personally feel that Panchakarma should be given as if a patient is treated in the operation theatre. Do not keep the gender bias in mind. See, आप काय चिकित्सक हो, तो काय चिकित्सक होने के नाते आपके सामने स्त्री पेशेंट आ सकता है, पुरुष पेशेंट आ सकता है, बालक पेशेंट आ सकता है, और इन सबको चिकित्सा देना ये आपकी जिम्मेदारी है। जेंट्स पेशेंट है तो उसके तौर पर जो प्रिकॉशंस आपको लेनी है वो आप जरूर लें, लेकिन जेंट्स पेशेंट को मैं हैंडल कैसा करूं ये काय चिकित्सक होने के नाते आप नहीं कह सकती है। पेशेंट इज अ पेशेंट, एंड हियर वंस अगेन योर ओन कॉन्फिडेंस, आपका आत्मसम्मान आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि पेशेंट कौन सा भी हो मेरे लिए पेशेंट है और उसको व्याधि मुक्ति देना मेरी जिम्मेदारी है। So treat a patient as a patient always. What are the prerequisites for Panchakarma? Prerequisites ये कुछ मैंने खास करके यहाँ ये स्लाइड डाली है ताकि सब पंचकर्म करने वाले वैद्य जो अभी ये चीजें नहीं कर रहे हैं उनको भी ये पता चले कि ये करना बहुत जरूरी है। It is mandatory to take the consent letter from the patient before starting the Panchakarma. It is very very important. ये जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट आजकल आने लगे हैं, ऐसा नहीं था, पहले नहीं थे, लेकिन इतने तीव्र नहीं थे। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट से हर एक पेशेंट की पंचकर्म शुरू करने से पहले कंसेंट लेना जरूरी है। उसके साथ एक रिलेटिव्स का रहना बहुत जरूरी है। आप ऐसे रिक्वेस्ट उनको कर सकती हैं। राइट डाउन द रिलेटिव्स फोन नंबर ऑन द केस पेपर। ये हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। आप खुद अगर केस पेपर लिख रही है तो आप कीजिए, नहीं तो आपका रिसेप्शन है तो रिसेप्शन को बता दीजिए। रिलेटिव्स फोन नंबर शुड बी रिटन ऑन द केस पेपर। देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट्स रिलेटिव्स आल्सो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ऐसा नहीं है कि पंचकर्म करते दौरान कुछ सब कुछ स्मूथ ही हो जाए, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके एक प्रसंग आ सकते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कहीं अस्वास्थ्य हो सकता है पेशेंट को, तो दैट टाइम इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। बट जैसे कि ऑपरेशन के कोई सर्जरी करने से पहले डॉक्टर पेशेंट को और रिलेटिव्स को सब कुछ बता देते हैं, उनकी कंसेंट लेते हैं, फिर भी अगर अंदर कुछ इमरजेंसी हो गई तो हैंडल तो वो डॉक्टर ही करते हैं, लेकिन ये पेशेंट को और रिलेटिव्स को समझना और उनकी कंसेंट लेना बहुत ही जरूरी है। This is one typical thing I have been doing and I have been benefited with that. Counseling of the patient. It is a good practice to counsel the patient before Panchakarma. ये क्यों? क्योंकि जब पंचकर्म देना है पेशेंट को वो ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट रहता है, और जितना स्ट्रेस उसके मन पे रहता है उसका पूरा असर उसके स्नायुओं पर हो जाता है। Even you yourself must have practiced, experienced many times that when we are stressed, automatically our muscles goes into a spasm. They don't cooperate. We are not relaxed. So it is a good practice to counsel the patient before the Panchakarma. This helps in getting the cooperation for the treatment. क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि पंचकर्म माने क्या करने वाले हैं आगे जाके। But when you explain it, it relaxes the patient mentally, and this helps in getting the good results of Panchakarma. Believe me, this helps in the healing of the patient. I will explain this again with a small case. Actually ये case बहुत ही complicated था। मैंने उसके कुछ जिस्ट लिए हैं आपको समझाने के लिए। अस्थि मज्जागतवात की केस थी। There was a male patient, 45 years old. He was suffering from severe pain in the back and the lumbar region. And उसके रिपोर्ट्स तो ये दिखाई रहे थे कि at many places there was a disc prolapse and there were degenerative changes from D3 to L5. आप कल्पना कर सकते हो इसका निदान है अस्थि मज्जागतवात। अस्थि मज्जागतवात में पहला लक्षण ही यह बताया गया है कि पेशेंट इज सतत वेदना। So patient was continuously in the pain, and patient was not confident about taking the पंचकर्मा treatment. और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि पंचकर्मा या
पंचकर्मा ट्रीटमेंट देने के बाद इसको तुरंत उपशय मिलने वाला है। पेशेंट वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग मी कि मैं एनाल्जेसिक, मसल रिलैक्सेंट, पेन किलर ये खा खा के थक चुका हूँ और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसी आयुर्वेद चिकित्सा आप दे दो, बस मैं आपकी गोली को मुझे अच्छा लग जाए। Then it was my responsibility to convince the patient. I took the counseling. After counseling, patient was ready to take the treatment. उन्हें कटी बस्ती लगाई थी और उसके बाद क्रटी पृष्ठधारा ये ट्रीटमेंट दी गई थी। धन्वंतरी तैलम and बलागुडुच्चादि तैलम. It was given. I can even today remember the face of that patient because on the very first session, patient's pain was reduced to 50%. मसल स्पैज्म वॉज रिलीव्ड। यहाँ मसल स्पैज्म रिलीव्ड होने में मेरा काउंसलिंग का भी काम अच्छा हो गया था और उनकी पंचकर्म चिकित्सा का पहला सेशन भी बहुत अच्छा हो गया था। थेरेपी सेशन दे रहे थे और मैं वहां खुद खड़ी थी। पेशेंट हैप्पीली कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 7 days and on 7th day patient's pain was 90% better and he was mesmerized with the results of Panchakarma and Ayurveda treatment. You should be डिसीजन मेकर अबाउट पंचकर्मा। ये मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको कहने जा रही हूँ, क्योंकि पंचकर्मा हर एक पेशेंट में करने की जरूरी होती नहीं है। पंचकर्मा करने की जरूरी है या नहीं, इसका डिसीजन पेशेंट खुद नहीं कर सकते हैं। Many times it so happens that patient demands panchakarma. Patient comes to you and they just want to go directly for the panchakarma treatment. वो आके बताते हैं वो मुझे बस्ती लेनी है और मैं बस्ती के लिए यहाँ आ चुका हूँ। नो, इट इज यू हु इज गोइंग टू टेक द डिसीजन अबाउट पंचकर्म, क्योंकि पंचकर्म निषेधार्ह केसेस कौन से हैं, पंचकर्म करने लायक केसेस कौन से हैं, इन सबका संदर्भ संहिता में बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पंचकर्म इज अ साइंटिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट. So your role as a Vaidya is very important here. Patient cannot take such a decisions. So you should be able to convince the patient other way also. कैसा ये मैं आगे जाके बताती हूँ. And last point is very important of this slide is Panchakarma is not a spa treatment. जब आपको कोई यहाँ ऐसा बुलाए कि मुझे मसाज करना है, इसके लिए आपके यहाँ अगर मसाज होता है तो मैं लेने के लिए आने के लिए तैयार हूँ, स्त्री हो पुरुष तो वो बाल मैं अभी उसके डिटेल्स में नहीं जाती हूँ। just think like this, always reject it, I would say, unless and until you feel it necessary that ये व्याधि है और इसमें स्नेहन की जरूरत है, स्वेदन की जरूरत है, बस्ती की जरूरत है, you should be the decision maker. I will tell you what happens. There was a patient, she was a female patient, 49 years old female patient. 49 years female, पहली बात आपके मन में ये आ ही गई होगी कि she is in the menopause period. She was having obesity, she was also having diabetes, hypertension and thyroid. लेकिन वो इस कौन सी भी चीज के लिए मेरे यहाँ नहीं आई थी. She just wanted to go for a second pregnancy by IVF with her preserved ovum. मैं चौंक गई थी जब मुझे ये पता चला, but she was very firm on her decision and she told me that you give me panchakarma and my obesity would vanish off with that panchakarma and then my IVF will be successful, which is very important to me right now. I gave her counseling, I tried my level best and explained to her that she was not a right candidate for panchakarma to get pregnant. I think it worked in her case. शमन चिकित्सा बाकी सब तो चालू हो गया था उनका, लेकिन इस केस में पंचकर्म न करने का निर्णय मेरा खुद का था. लिटिल ऑन द पोस्ट कोविड पंचकर्म जाते जाते समय मैं आपको ये भी बता के पंचकर्म का सेक्शन पूरा करती हूँ कि पोस्ट कोविड में पंचकर्म की क्या खबरदारी आपको लेनी है. जैसे मैंने पहले बताया
कि हमें तो प्रैक्टिस में कुछ ऐसा अलग नहीं लगा पंचकर्मा करने दौरान. पंचकर्मा वेयर ऑफ कोर्स क्लोज्ड इन द पीक पीरियड्स ऑफ कोविड, लेकिन अब जब शुरू किया है तो वही सैनिटाइजेशन की खबरदारी हम लोग ले रहे हैं जो हम लोग पहले भी ले रहे थे. लेकिन जो इतना विजिलेंटली नहीं करते हैं पंचकर्मा थिएटर का व्यवस्थापन, उनके लिए यह बहुत ही मायने रखता है कि सैनिटाइजेशन की पूरी खबरदारी लें. बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड आफ्टर कोविड, यू कैन नॉट टेक रिस्क. Practice has become more challenging with self-care, staff care, and patients' care too. So add of course COVID norm to your sanitization procedure. But यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो धूपन चिकित्सा, which is very very useful. We do the dhupan with kadunimba, vidanga, karanza, gugula, haridra. एंड उसके साथ एक धूप का एक द्रव्य बनाया जाता है और उसके साथ हम हर एक पेशेंट के बाद पूरा सैनिटाइज करके धूपन करते हैं और 20 मिनट्स तक वो थिएटर पूरा बंद ही रखा जाता है, उसको हम लोग खोलते नहीं हैं. एंड उसके बाद फिर आगे का पेशेंट लिया जाता है, तो इट हेल्प्स अ लॉट इन द सैनिटाइजेशन प्रोसेस. कभी कभी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर होने के नाते ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस आ जाते हैं, बहुत आ चुके हैं, लेकिन इस कोविड सिचुएशन में ही अभी मैंने एक अनुभव लिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. There is a 18 years old girl student. She is staying in India and her parents are living in Saudi Arabia. She was living on a hostel, of course, and was getting her education. She was a patient of PCOD and obesity. Sonography report was showing endometrial thickness only 2 mm. So, of course, बहुत महीने से ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी. ये तो जाहिर है कि PCOD के केस में और स्पेशली एंडोमेट्रियम थिकनेस में चिकित्सा थोड़ी ज़्यादा देर तक हमें देनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर आते हैं. Parents were in Saudi Arabia and students staying here on the hostel. She was under treatment and लॉकडाउन लग गया और इस कोविड के दौरान वो सऊदी अरेबिया अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकी. For whatever the reason. It so happened the whole hostel was made vacant and all उसके रूममेट्स, क्लासमेट्स भी चले गए उनके घर जहाँ देश में रहते थे वहाँ. And almost all the rector allowed her to stay in the hostel, of course, but she was the only girl staying in the hostel for so many months. और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे चिकित्सा में अभी कुछ रिजल्ट्स ना आए, उसी दौरान उसको पीरियड्स आ गए जो कि लास्ट 2 बरस से नहीं आते थे. मेरे यहाँ चिकित्सा शुरू होते हुए उनको 6 महीने हुए गए थे, लेकिन before that for past 2 years she was not having the menses. The case was really tough to handle and I was really fighting with the case. And in the COVID situation she is all alone on the hostel, her parents are in Saudi Arabia and the menses started and it started very profuse bleeding होना शुरू हो गया. I was like her parent and her friend and her doctor, everything at that time. I handled the case very well, bleeding control में आ गया. But hats off to that girl and hats off to such a patient से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं कि इस सब दौरान she was very composed, she was very calm and she was only telling me कि ma'am it's okay, I am okay, you don't worry. She was telling to her parents that mama, papa, I am okay. Hats off to that girl. So many times in practice you also face such incidences. Now I will focus my presentation more on Stree Vaidya. How to develop yourself as Stree Vaidya. I think the first point in this is the personality development and this is very very important. अब आप समझ जाओगे कि मैंने पहले ही स्लाइड में कहा था कि आपका अर्ली डिसीजन होना कि आपको आगे जाके क्या करना है, ये बहुत ही मायने रखता है. जब आप ये स्लाइड देखती हैं, आपकी खुद की पर्सनालिटी कैसी हो ये बहुत ही अहम महत्व रखता है. Because your personality should be expression of your knowledge and your skill. आप कैसा पहराव करती हो, का नॉलेज कैसा है, आप कैसी एक्सप्रेस करती हो,
ये सबसे आपकी पर्सनालिटी बनती है। इसीलिए जब आप पहले दिन से अच्छा नॉलेज लोगी और उसी के साथ आपकी पर्सनालिटी की अच्छी डेवलपमेंट करोगी, तो पेशेंट स्त्री हो, पुरुष हो, यंग पुरुष हो, बालक हो, आपका अप्रोच एक कॉन्फिडेंस के साथ ही सामने आ जाता है और दैट रियली हेल्प यू इन द प्रैक्टिस। सो बी अलर्ट अबाउट ऑलवेज अबाउट योर ड्रेसिंग। आप क्या पहनती हो, क्या एक्सेसरीज पहनती हो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I do understand maybe for the young Vaidyas, I come from the little last generation, but as far as you are an independent practitioner, I think some rules are permanent rules. Always wear an apron in the clinic. That gives you your identity. Be alert about your facial expressions and body language. This is very important while case taking. आप कैसे फेशियल एक्सप्रेशन दे रही हो, आप कितना बोल रही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस पे बहुत कुछ आप पहुंचा भी सकती हो कि दैट योर स्किल्स यू कैन सेंड इट टू द पेशेंट वेरी एफिशिएंटली। एट द सेम टाइम वो लक्ष्मण रेखा जो रहनी चाहिए प्रैक्टिस में स्त्री वैद्यों के लिए जो बहुत जरूरी होता है, वो लक्ष्मण रेखा ये आपके पर्सनैलिटी के साथ अपने आप आ जाती है। लर्न टू बी कंपोज्ड एंड अ गुड लिसनर। आप ही बोलती जाओगी ये तो नहीं चलेगा। पेशेंट को आपको you have to open up the patient. He or she should talk to you. So be a very quiet listener. Give time to the patient. Now, अभी जब फिजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तब मैं इसके बराबर उल्टा कहती हूँ, जब तक आप केस टेकिंग कर रही हो, जब तक पेशेंट बोल रहा है, आपको बहुत ही क्वाइट रहना है। लेकिन जब आपका चेकअप आता है, यू शुड बी वेरी स्विफ्ट. योर ऑल स्किल्स ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी वेरी फास्ट and yet very very accurate. I think it helps you in the practice. Another is communication skills. Good communication helps us understand the patient well. So अपने खुद के लिए अपने communication skills अच्छे रहने बहुत ही जरूरी है. And how does it help patient? जब आप अच्छी तरह से communication करोगी, तब it helps the patient to develop the faith in doctor, which is important. अपने पास एक नया पेशेंट आया है, ना उसने कभी आपको देखा है, ना उसको कुछ ज्यादा आपके बारे में पता है, बस ऐसा ही चला आया है, उसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेनी है। अब जब वो आपके दरवाजे पे आता है, उसके बाद ही अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने कम्युनिकेशन स्किल के साथ, अपने पर्सनालिटी के साथ वो फेथ उसमें डेवलप करनी है कि मैं आपको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। और जब ये अच्छी तरह से ट्रीटमेंट आपके ज्ञान की मदद से आप दोगी, तो पेशेंट को उपशय मिलने वाला ही है। और वो पेशेंट जब अच्छा होकर जाता है तो वो मिनिमम 10 पेशेंट को और बोलता है कि ये डॉक्टर अच्छा है। बिलीव इट, आई नो टुडे इज द एरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आई एम नॉट एवर्स टू दैट एट ऑल। फिर भी हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी यही हमारी खुद की पहचान होती है। जब एक पेशेंट अच्छा होके जाए, वो 10 पेशेंट आगे लेके आता है और वो 10 पेशेंट आगे और 25 पेशेंट को बता देते हैं कि हमें यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ऐसे बहुत ही पेशेंट्स हैं जिनके अभी मैं 3rd जनरेशन ट्रीट कर रही हूँ। 3 जनरेशन हुए हैं पेशेंट्स मेरे साथ है, और मुझे विश्वास है आगे जब तक मैं प्रैक्टिस करूंगी उनकी 4th 5th जनरेशन भी अभी यही आएगी ट्रीटमेंट के लिए, और ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं। सो सी द एक्सपांस डेवलप्स just because of your good communication skills. So this skill is of utmost importance while taking the case taking also. It helps you to understand the patient better. Another thing, why communication skill? Because it helps in the counseling. जैसे मैंने कहा, चरक संहिता आप की आश्वासन चिकित्सा हर एक व्याधि के चिकित्सा में दी गई है।
तो अभी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग, काउंसलर्स, ये अलग क्षेत्र एस्टैब्लिश हुआ है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक आयुर्वेद काय चिकित्सक के लिए आश्वासन चिकित्सा is a part and parcel of the treatment. And for आश्वासन चिकित्सा, you have to have very good communication skills. So multiple issues get solved just because of the good talk. एक बार अच्छी फेथ और आपका रेपो पेशेंट के साथ अच्छा हो गया तो आगे का काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है. Now I will talk the main topic. I think जैसे कि वैद्य शिल्पा ने बताया कि एक स्त्री वैद्य होने के नाते we will go little personal now in this slide, that there are hurdles in practice and how to handle those hurdles. Please remember, I have said that hurdles in the practices should be a halt and not a stop. Halt थोड़ी देर के लिए रहता है, वापिस शुरू हो जाता है काम, but stop can be permanent. Our aim should be, it should not be a stop. Halts आ सकते हैं. Now these issues are really common for all working women. क्योंकि जब अभी तो सब वर्किंग वुमेन है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, उनके सबके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन राइट नाउ वी विल टॉक ओनली विद द रेफरेंस ऑफ आवर प्रोफेशन, क्योंकि आवर प्रोफेशन हैव अ लिटिल मोर इम्पैक्ट व्हेन यू आर इनटू एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, बिकॉज जिम्मेदारी खुद की ही है. अगर आप क्लिनिक खोलते हो, आप वहाँ हो, तो पेशेंट है, आपकी प्रैक्टिस है, आपका व्यवसाय है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका अर्थार्जन है और आपका आयुर्वेद चलता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वहां नहीं हो, आपका क्लिनिक बंद है, तो मैंने पहले बोले हुए सब पॉइंट्स निकल जाते हैं. सो एवरीथिंग इज ब्लैंक. तो ये स्लाइड आपके मन में कभी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. What are the hurdles which are actually very common, and I am sure that every Sri Vaidya will be having problems at this verge in the life. एक है marriage, then altogether new family life, क्योंकि वो ससुराल चली जाती हैं, न्यू फैमिली के साथ बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. इट इज नॉट, आई विल से दैट एडजस्टमेंट इज ओनली फ्रॉम हर साइड, इट इज ऑल्सो फॉर द फैमिली मेंबर्स. तो it is the understanding of both the parties, and then they have to live the rest of the life together, and it's a big turmoil at that time. उसके ऊपर जाके नॉन मेडिकल लाइफ पार्टनर है, जैसे कि आप खुद एक स्त्री वैद्या हो, लेकिन आपका पार्टनर आईटी क्षेत्र का हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, और कुछ बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो मर्चेंट नेवी में हो सकता है, जहाँ कि वो आपके साथ है ही नहीं 6-6 महीने तक, और आप खुद घर भी चला रही हो, आप खुद प्रैक्टिस भी चला रही हो. तो इस दौरान आपको क्या करना है? The most important and the happiest moment in every woman's life is pregnancy. And there are also other family contingency, क्योंकि एक बार संसार जब शुरू हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे रिलेशंस आते हैं. रिलेशंस के दौरान कुछ ups and downs are always there. So these are major hurdles. कुछ आनंददायी चीजें हैं, कुछ दुख देने वाली चीजें हैं. कहाँ आप फंबल हो जाती हो, समझते नहीं हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है मुझे. एंड this suddenly stops your career. Just take an example that आपका हस्बैंड नॉन मेडिको है, वो आईटी क्षेत्र में समझो काम कर रहा है, यंग कपल है, और उसको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहाँ कि उसको यूएस में और यहाँ कहीं तो अब्रॉड जाने का चांस मिल रहा है, और आप वहाँ उसके साथ जाने वाली हो और सेटल होने वाली हो. Then what is about your own career? आपने उस समय तक कभी ये सोचा ही नहीं होता है कि मुझे क्या करना है. What am I going to do just going with him abroad? So this can usually affect your confidence. और वो एक ही चीज ऐसी है स्त्री वैद्यों को ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस कभी शैटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन खुद का विश्वास, आत्मविश्वास, ये तो आपको ही वापस लाना पड़ता है. What are the solutions for this?
बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल इन लाइफ, जो मैंने अभी पहले ही स्लाइड में बोला था कि बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स इन लाइफ। सो जब आप ये उसी दौरान आपको ये तय करना है कि मैं क्या आगे जाके मैं क्या करने वाली हूँ। अगर मेरा नॉन मेडिकल हस्बैंड करने के लिए मैं तैयार हूँ, या तो आपका लव मैरिज है, आपने पार्टनर चूज किया है, तो फिर मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे करियर के भविष्य का क्या होगा। और कुछ नहीं होगा ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज नाउअडेज देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द आयुर्वेदा फील्ड ऑल्सो, व्हिच यू कैन certainly adapt and just keep continuing your career. Lekin you have to be very clear about your goal in life. Then talk with your life partner and build a confidence bridge between both of you regarding your दोनों के करियर के हिसाब से मैं ये बात कह रही हूँ कि उनको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, और उसमें एक ब्रिज कैसा आप तैयार कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद के अनुभव से ये बता सकती हूँ कि जब आपके पार्टनर और आप में वो कॉन्फिडेंस ब्रिज है, तब कई सारी अपॉर्चुनिटीज उनको आती हैं जहां वो आगे चले जाते हैं, और आप अपने प्रैक्टिस में जुड़ी हो और आप वहां करती हो। कई ऐसे ही आ जाते हैं कि आप एक दूसरे के साथ कुछ दिन अच्छी तरह से बिता रहे हो, कई ऐसे फेजेस आती है कि वो कहाँ है, हम कहाँ है, फिर भी लाइफ अच्छी तरह से हो जाता है। बट फाइनली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज अ श्री वैद्य यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर practice, in your career, whatever you have chosen, and also on your family front. किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करके आपको ये नहीं करना है, क्योंकि जब आप मैरिज का डिसीजन लेती हो तब आपको पता ही है कि आगे जाके आप खुद की मर्जी से एक और जिम्मेदारी ले रही हो, तो जिम्मेदारी ले रही है तो आपको फुलफिल तो करनी पड़ेगी। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन बोथ द लेवल्स, अपने आप आपको हर एक पॉइंट पे सॉल्यूशंस मिलते हैं। Another thing is be mentally prepared for the halts, as I said, कि अगर मेरी अभी शादी हो गई है तो मैं कितने दिन का हॉल्ट लेने वाली हूँ, मैं स्टॉप तो नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ठीक है मैं एक 3 महीने के लिए अभी मैं हॉल्ट ले रही हूँ, चौथा महीना मेरा प्रैक्टिस चालू होना ही चाहिए, और फिर वो जो 3 महीने आप हॉल्ट ले रही हो उस टाइम में आप अपनी प्रैक्टिस वापस शुरू करने की तैयारी करना शुरू करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं, यू कांट अफोर्ड दैट दोज 3 months यू आर जस्ट आउट ऑफ साइट एवरीवेयर एंड देन सडनली यू ऑन द 4th month यू से कि मुझे अभी प्रैक्टिस शुरू करनी है, देन यू वेस्ट नेक्स्ट 6 months to 1 year अगेन टू एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड। सो हॉल्ट ये अपने तैयारी के लिए आपको यूज करने हैं। ओके, here I would like to give an example. There is one Sri Vaidya who is a very good friend of mine, and hats off to her, of course, that her husband, he is working in a banking sector, and being in a banking sector, he gets transferred every 3 years. अभी every 3 year इनको गांव बदलना पड़ता है, फिर भी she is independent street practitioner, हर एक गांव में है, जहां जाती है प्रैक्टिस वापस शुरू करती है, और जब आगे के गांव में चली जाती है तब she sees to it that once in a month she goes back to the टाउन और सिटी जहां वो पहले प्रैक्टिस करती थी, तो वहां के पेशेंट वो देखती है और आगे जाके जहां अभी सेटल हो गई है वहां भी प्रैक्टिस शुरू करती है, वहां से आगे चली जाती है तो वहां प्रैक्टिस शुरू करती है, फिर आगे जाके जहां के पेशेंट थे उनको भी कभी कभी जाके खुद जाके मिलती है। इस तरीके से आज तक वो प्रैक्टिस करती रही है। आई थिंक इससे बड़ा और कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है कॉन्फिडेंस का और निश्चय का, कि जब आपको करना ही है तो आप कैसे भी कर सकती हो। और ये भी ध्यान में रखिए कि as far as new marriage and family change and pregnancies, ये जो 3 बहुत ही important halts आते हैं, those are usually in the period of 25 to 33 years. तो उसका भी आलेख, उसका मैपिंग आपके मन में पहले ही होना चाहिए कि 25 to 33 years are going to be like ups and downs in my life as far as my career is concerned. तो इस हर एक हॉल्ट में मैं क्या करने वाली हूँ,
हॉल्ट लेने का डिसीजन तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये हर एक हॉल्ट के समय मैं क्या करने वाली हूँ, इसका मैं उत्तर आपको दूंगी. If you want to, there is one more approach I'm taking in between, and then I will come to the solution last. If you want to settle abroad, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हस्बैंड को मिल रहा है या तो आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो जा रहे हैं उनके साथ, आप भी जा रही हो, तो if you want to settle abroad, prepare for the necessary exams or alternative routes through which you can practice. Nutrition Ayurveda way, healthcare Ayurveda way, lifestyle management Ayurveda way. There are such a very good options through which you can practice Ayurveda. One of my student, she settled after marriage in US. Then she did her MS in nutrition. एंड वो मेरे यहाँ प्रैक्टिस करती थी, बहुत अच्छी विद्यार्थिनी थी और आज भी वो बहुत अच्छी विद्यार्थिनी है. वो जब उसका डिसीजन हो गया यूएस जाते समय, उसी समय मैंने उसे पूछा था कि तुम आगे जाके क्या करने वाली हो, तो मैंने उसको बोला कि आगे जाके आपको कुछ तो करना है, आप ऐसे शांत तो नहीं बैठोगी. शी वॉज एग्रीइंग टू दैट. So she decided, after going there, she decided that I can go for MS Nutrition. And now she is doing a very good practice through nutrition Ayurveda way in United States. क्योंकि अब्रॉड जाने के बाद ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं जहाँ की आपको प्रैक्टिस करने की अनुमति है, नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ रहते हैं. लेकिन यू हैव टू फाइंड द वे आउट ऑफ एवरी सिचुएशन is very important. So श्रीवैद्यम, जितने हॉल्स हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने अभी तो सोच लिया है. So who can be your best guide in this journey? Who can be your best friend in this journey, which is always with you 24/7? Those are Sanhitas. Those are Granthas. Because संहिता कैन बी विथ यू वेर एवर यू गो. आप अब्रॉड जा रही हो, अपने साथ चरक और वाग्भट लेके जाओ. आपकी प्रेगनेंसी है, चरक वाग्भट लेके ही मैं के जाओ. आप कहीं किसी कुछ कॉन्टिजेंसी है घर में, इसलिए आपको क्लिनिक बंद रखना पड़ता है, लेकिन संहिता को क्लिनिक में मत रखो, अपने साथ अपने बैग में रखो. इट इज अ साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक गाइड टू प्रैक्टिस. It is the most reliable source. So make it a point to carry these grantha with you and read them daily. This is very important कि हम लोग टेक्स्ट बुक के तौर पर BMS पास हुए, MD पास हुए, तो आपको आगे जाके आपका फाउंडेशन कच्चा ही रह जाएगा. लेकिन अगर आप उसके साथ संहिता का अभ्यास करो, ग्रंथों का अभ्यास करो और वो उनको अपने साथ हर रोज रखो और उसकी पढ़ाई करो, तो आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आ जाएगी कि अभी तो मुझे कुछ याद नहीं है, अभी तो इतनी गैप गई है, तो मुझे वापस कुछ शुरू करना है, तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, क्या करूं. It will be very helpful in the times of halts to remain connected with the science and your practice when you start it again if you are reading the granthas daily. आज भी मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं है जबकि अब मेरे प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद बहुत काम हुआ है, बहुत सारे कर्म हुए हैं, प्रोडक्शन का भी बहुत काम चल रहा है, उसके बाद भी मैं एक श्लोक तक कुछ भी छोटी चीज को पढ़ने के बाद ही घर जाने के लिए निकलती हूँ. नहीं तो गिल्टी लगता है, क्योंकि इस ग्रंथों ने तो हमें इतना कुछ दिया है, तो वी हैव टू गिव बैक, वी हैव टू एटलीस्ट रिमेम्बर देम. जैसे कि हमारी भगवत गीता है, वैसे ही हमारे ग्रंथ है. प्रेगनेंसी, जब स्त्री वैद्यों को प्रेगनेंसी के दौरान हॉल्ट लेना पड़ता है, तो आजकल गर्भ संस्कार, ये तो बज़वर्ड हुआ ही है, सब लोग गर्भ संस्कार करवा के लेते ही हैं, बहुत अच्छी बात है. स्त्री वैद्य खुद को गर्भ संस्कार तो करेंगी ही, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस 9 महीने में वो ग्रंथों का अध्ययन करें, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. उसके अच्छे संस्कार उनके बच्चे पे भी हो जाते हैं, वो भी एक अलग तरीके का और बहुत अच्छा गर्भ संस्कार ही है.
आगे जाके वो आयुर्वेद के लिए एक अच्छा स्नातक ही शायद को जन्म दे सकती है। और सबसे बड़ा फायदा उसके खुद के लिए है कि आफ्टर द हॉल्ट ऑफ द प्रेगनेंसी व्हेन शी रीजॉइन्स द क्लिनिक शी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक फ्रॉम माय टुडेज प्रेजेंटेशन क्या टेकअवेज आपको मिले हैं, क्योंकि एक स्त्री वैद्या या तो सबसे पहले वैद्य होने के नाते आपको किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने सोचा। इसमें हमने 3S का स्लाइड पे देखा कि संहिता, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। फिर हमने 3 फाउंडेशंस देखे, वहां भी मैंने वापस ग्रंथ लाया है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको बोला है, और आयुर्वेदीय पद्धति से ही निदान करने का प्रयत्न करना, वो सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगली बात ये थी कि अर्ली डिसीजंस ले लो, अपने गोल जितने जल्दी सेट हो जाए उतना ही आपके लिए वो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको टाइम मिलता है आगे जाके जो गोल आपने सेट किया है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। जैसे कि पहले ईयर में ये तय किया कि मुझे आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, तो आपके हाथ में पीजी लेकर ऑलमोस्ट ऑल 8 to 9 इयर्स है, जहां आप ग्रंथाभ्यास और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके खुद को इतनी अच्छी तरह से डेवलप कर सकती हो। तो जब आप नई प्रैक्टिस का आपका पहला दिन है तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं कुछ न्यू कर रही हूँ, नया कर रही हूँ। जैसे आप हर रोज करती है वैसे भी आपकी प्रैक्टिस भी कॉन्फिडेंस से शुरू हो जाएगी, एंड यू विल सेटल वेरी वेरी अर्ली इन योर प्रैक्टिस। Disciplined approach towards achieving your goals in life. Then how to handle पंचकर्मा, ये मैंने संक्षेप में आपको बता दिया है. There are actually many aspects regarding the पंचकर्मा treatment. One more I would like to add into that is पंचकर्मा आप खुद कर रही हो तो आप अवेयर रहना ही है, अलर्ट रहना ही है, लेकिन एक काल ऐसा भी आ जाता है जैसे आप सीनियर हो जाती हो, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो हर एक पेशेंट को पंचकर्मा देना आपको पॉसिबल नहीं है, तो देन यू स्टार्ट अपॉइंटिंग अ थेरेपिस्ट। लेकिन थेरेपिस्ट क्या कर रहे हैं इस पर आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आपको पूछा जाएगा, रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। तो पंचकर्मा के पेशेंट को अपॉइंटमेंट दे दी, थेरेपिस्ट को बता दिया कि हाँ उसकी धारा कर लो, और उनके जो धारा दी 7-10 दिन के बाद पेशेंट आके बोलता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, नो, देन समथिंग मस्ट हैव गॉन वेरी रॉन्ग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाई द रिजल्ट्स आर नॉट देयर। बट इफ यू आर विजिलेंट, खुद ज्यादा से ज्यादा तक पंचकर्मा जब चालू है तो उपस्थित रहने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। आप खुद करती हो तो आपको मालूम है कि व्हाट इज द राइट पॉइंट, लेकिन जब किसी से आप करवा ले रही हो तो ये भी देखना जरूरी है कि वो पंचकर्म करेक्ट मेथड से जा रहा है। यहाँ हमारे क्लिनिक में हम लोगों ने ऐसी एक आदत सी डाल ली है कि हर एक महीने थेरेपिस्ट का ट्रेनिंग रहता है। जो थेरेपिस्ट मेरे साथ बरसों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं है, फिर भी हर एक महीने के पहले हफ्ते में उनका मैं पूरा ट्रेनिंग लेती हूँ, और वहां उनको भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी है, आप कम्युनिकेशन कैसा करोगे पेशेंट के साथ, जहां जरूरी हो उतना ही कम्युनिकेशन करें, आपका हाथ धारा देते समय कैसा रहना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर रहना चाहिए, ये सब की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन उनके साथ भी मैं करवा लेती हूँ, क्योंकि फाइनली आयुर्वेद इज अभ्यास, और अभ्यास सतत शीलनम क्रिया। आगे जाके हमने देखा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज लिटिल ऑफ द स्किल्स आर लिटिल ऑफ अ फिनिशिंग स्कूल। अब आगे जाके अगर आप देखोगे कि आजकल के विद्यार्थियों जो है IIM है, IIT है, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद मेनी ऑफ देम गो टू अ फिनिशिंग स्कूल।
और भी फिनिशिंग स्कूल से आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे अपने काम करना, वो स्किल्स भी अच्छी तरह से डेवलप करना, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट वाज एंटिसिपेशन ऑफ हॉल्ट्स। एंटिसिपेट करो, हॉल्ट कभी अचानक नहीं आता है, खुद को पता होना चाहिए कि ये हॉल्ट आने वाला है। At least the one which are established halts, like I told you about the marriage or the pregnancy or the life partner from the non-medical area. So these are the anticipated halts. So ये कुछ आपके लिए ऐसा अचानक आया है ऐसा नहीं लगना चाहिए. You should be mentally prepared for it and mentally prepared in a way that you are ready with the solutions which you are going to work on in those halts. That is more important. So keep that solutions ready for those halts. Never give up. Never give up in life on any front. और एज ए स्त्री वैद्या आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करनी है, तब ये सब हॉल्ट्स आते हैं जाते हैं, लेकिन नेवर गिव अप, देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू. थैंक यू. Thank you very much, madam, for your nice presentation. I just want to, I have just one question from Dr. Priyanka Rajput. Nowadays, online consultation is very common, and due to COVID and some many more reasons. So, what precautions should we take at the time of consultation? And what is your opinion? Am I audible? Okay, this is rather very. Yes, am I audible now? Yeah. Please continue. Yeah, this is really a very good question actually. शायद मैंने ही बताना चाहिए था ये कि पोस्ट कोविड सिचुएशन में जैसे पंचकर्मा की प्रिकॉशंस है, वैसे भी ओपीडी हम लोग कैसे चलाए. तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के दौरान जैसे क्या हम लोगों ने किया वो मैं बताती हूँ कि ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक अपॉइंटमेंट पेशेंट को दी जाती है. उसी समय उसको व्हाट्सएप पे या तो ईमेल पे हम लोग एक कंसेंट भेजने के लिए बोलते हैं that I am taking online consultation from the doctor on my own responsibility. So this actually helps, क्योंकि आयुर्वेद प्रैक्टिस में बहुत टाइम ऐसा होता है कि खाली ऑनलाइन कंसल्टेशन से नहीं होता है, उसके बाद फिर पेशेंट बोलता है कि मुझे अभी दवाई चाहिए, और वो जो दवाई है वो आपको कुरियर से भेजनी पड़ती है उसको. So we start with the medicines also. So to take the online consent of the patient is very important. You can take it via email or even on the WhatsApp, and then only talk to the patient and send him or her the medicines by courier. Online consultation करना ठीक है या नहीं, ये बात ही अभी नहीं रही है, क्योंकि in the change situations of the COVID, I think this is going to become a new norm, and we are practicing that way. Yeah. Can you share some memorable experience as a Panchakarma? Yeah, there are some hazards like obstacles. So आपने उसको कैसे डिफीट किया, किस प्रकार से आपने उस सिचुएशन को संभाला, और कैन यू शेयर सम एक्सपीरियंसेस व्हाइल ट्रीटिंग और व्हाइल गिविंग सम मेल पेशेंट्स, बिकॉज it's I think it's really necessary to discuss. Yeah, actually, as I said in my presentation, that is why I'm again want to stress on this point that your personality development and your communication skills ये बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं. एक मेल पेशेंट को आप ट्रीट कर रही हो तो कुछ लक्ष्मण रेखा है ही वहां, और उस लक्ष्मण रेखा का ध्यान आपको खुद को ही ध्यान में रखना है. यू कैन नॉट टेक द पेशेंट फॉर द ग्रांटेड. पेशेंट बहुत चालाक भी हो सकते हैं, पेशेंट खुद भी बता सकते हैं कि नहीं मुझे ये यहाँ इतना पेन हो रहा है तो मुझे अभी स्नेहन लेने के बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा, तो आप प्लीज कीजिए लाइक. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये यहाँ स्नेहन की कुछ भी जरूरत नहीं है, स्नेहन इन अ कॉमन लैंग्वेज दे विल से इट एज अ मसाज. ओके, सो इफ इट इज नॉट नेसेसरी डोंट गिव. पेशेंट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, पेशेंट निकल जाएगा, which is fine, at times which is fine, कुछ नहीं होता है. क्योंकि जैसे
हम लोग मराठी में बोलते हैं तांदूळ निवडताना खडे बाजूला पडणारच है। सो वो जाने वाले हैं तो वो जाएंगे ही, और उससे आपकी प्रैक्टिस को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सो डोंट एवर थिंक, एंड कभी भी उनको पंचकर्म लेना है या नहीं उसका डिसीजन आपको सौंप नहीं देना चाहिए, या आपको खुद को ही डिसीजन करना है। वंस यू टेक द डिसीजन एंड यू टेक ऑल द स्ट्रिंग्स इन योर हैंड, देन आई थिंक कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि कैसे हैंडल करूँ इस पेशेंट को, फिर कैसे बोलूँ इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। Another thing is, as far as इंद्रकर्मा थिएटर इज कंसर्न, आपको जिस भाग को उसकी ट्रीटमेंट देनी है, ये स्त्री पेशेंट और पुरुष पेशेंट दोनों के लिए कॉमन ही है, वही प्रैक्टिस हम करते हैं कि जहां आपको ट्रीटमेंट देनी है वो भाग छोड़ के, जैसे ऑपरेशन थिएटर में बाकी के सब उसका उर्वरित शरीर ढक दिया जाता है, इट इज कवर्ड। Like that, if you are giving a treatment of a Shirodhara, you have to see to it the whole body is properly covered. We cover it with sanitized sheets, जो table sheets रहते हैं या something like that. You can use anything, but it should be covered. That really creates a sense of safety in therapist mind also, and it creates a confidence also while giving the treatment to the पेशेंट। अब पंचकर्म की ट्रीटमेंट चालू है तो उसी दौरान कभी अत्यधिक पॉइंट्स आ जाते हैं, वैसा भी होता है। Am I audible? Hello? Yes, you are audible, ma'am. Yeah, okay, thank you. So ऐसा भी कभी हो जाता है, जैसे कि एक वमन की केस थी, एक पेशेंट को वमन देना चालू हो गया था और अचानक सा उसका वमन बीच में अटक गया, और उसको जो द्रव्य पिलाया था, आई थिंक द पेशेंट हैड कंज्यूम्ड सम 5 glasses ऑफ द लिक्विड, एंड उसके बाद वो बाहर वेग आना शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो आ नहीं रहा था, और पेशेंट को एक्चुअली थोड़ा उसके टंग को स्पर्श करने के बाद वो वेग आ जाएगा, ये मुझे पता था, लेकिन पेशेंट वाज नीदर ही वाज डूइंग इट एंड नेदर ही वाज अलाउइंग मी टू डू दैट। तो ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि अगर जब तक वो वमन का पूरा द्रव्य बाहर नहीं आता पेशेंट को उपशय नहीं मिलने वाला था। वंस अगेन योर कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प हियर। मैंने काउंसिल किया, पेशेंट को थोड़ा सा धीरे से समझाया कि आप खाली आ करो, बस आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, यू आर गोइंग टू बी फ्री आउट ऑफ दिस इमरजेंसी विद इन अ मिनट। और आप बोलो मुझे कुछ अंदर दिख रहा है, पेशेंट को बोला, उसने आ किया, टंग को खाली थोड़ा टच किया, वेग बाहर आ गया, पूरा द्रव्य निकल गया, अच्छी तरह से वमन भी हो गया पेशेंट को, और पेशेंट को बहुत हल्का ही लगने लगा। So such a kind of अत्यधिक सिचुएशंस आती है, तो आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद ही डर जाओगी, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, तो then it becomes a difficult situation to handle. Another thing you can do is, which I would advise, जब नए प्रैक्टिस में हो या ना भी हो, सीनियर हो, तो भी जब आप ऐसे कुछ कर्म कर रही हो तो आपके किसी सहध्यायी को और ये सह प्रैक्टिशनर को भी आप बता सकती हो कि मैं आज ये वमन कर्म करने जा रही हूँ, ये पेशेंट ये इतने बजे मेरे क्लिनिक में है, खुद तो मैं हैंडल करूंगी, लेकिन अगर कुछ मुझे चाहिए मदद तो मैं आपको कॉल करूंगी, आर यू अवेलेबल? That also helps a lot to boost your own confidence also, and help भी मिल जाती है। ऐसे कभी दिक्कत आ जाए तो आपके कुछ को प्रैक्टिशनर को आप वहाँ हेल्प के लिए बुला भी सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं लगा कभी मुझे, लेकिन दिस इज जस्ट अ सॉल्यूशन दैट आई एम गिविंग। Yes, madam. Thank you. Can you share some one case, some experiences about treating Panchakarma as a Panchakarma? Just guess some dramatic results. बहुत सारे केस है बताने के लिए। एक केस थी, पेशेंट जब लाया गया था
क्लिनिक में, तो पूरा स्पैज़म था। वो पेशेंट चल भी नहीं पा रही थी। शी वॉज एब्सोल्युटली इनटू स्पैज़म एंड शी वॉज शाउटिंग, प्रैक्टिकली स्क्रीम कर रही थी वो। बहुत वेदना थी उसको, और 2-3 जन उसको लेके क्लिनिक में आए। कार में ही थी वो, मैं पार्किंग में चली गई, नीचे जाके उसको एग्जामिन किया मैंने और बोला कि उसको आप कैसे भी क्लिनिक में ऊपर लेके आओ, तो वो उन्होंने किया। तुरंत जाके हम लोगों ने पंचकर्मा की थिएटर में तैयारी की और उसको डायरेक्ट थिएटर में लिया और धारा ट्रीटमेंट देना शुरू किया। पहला यूं था कि वो ना बैठ सकती थी ना सो सकती थी द्रोणी में, तो उसको पूरा आधार देके 2 थेरेपिस्ट ने उसको पकड़ के रखा था और 2 थेरेपिस्ट धारा देते, मैं खुद भी धारा देने में लाइक आई वाज देयर। आफ्टर से 20 मिनट्स आई कुड फील दैट पेशेंट इज रिलैक्सिंग स्लोली एंड फिर उसको बोला मैंने कि क्या आप सो सकती हो अभी? देन शी सेड यस आई थिंक आई कैन। फिर उसको आगे की ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स की धारा देने के बाद उसका स्पैज़म पूरा चला गया और जब सेशन खत्म हुआ तो वो खुद बैठ के द्रोणी में बैठ सकती थी और शी वाज स्माइलिंग। आई थिंक दैट वाज रियली अ ड्रामेटिक रिजल्ट। अनदर कॉमन रिजल्ट आई वुड लाइक टू शेयर, इन मेनी केसेस मैंने ये अनुभव लिया है कि मेनोपॉजल केसेस में बस्ती का अनुभव ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सभी स्त्री वैद्यों को यह आह्वान करूंगी कि मेनोपॉज में स्त्री को ट्रीट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। Try to establish as many as menopause clinics by Ayurveda way, as many as they are possible. क्योंकि अभी जो चेंज लाइफस्टाइल हो गई है तो मेनोपॉज की तकलीफें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी कमिंग अप इन द मेनोपॉज पीरियड एंड फीमेल्स आर रियली सफरिंग। और उस टाइम जो अनुभव मैं करती हूँ कि एक है शिरोधारा ट्रीटमेंट, दूसरा है सर्वांग स्नेहन स्वेदन एंड बस्ती। ये जब आप पेशेंट को करती हो तो यू गेट ड्रामेटिक रिजल्ट्स। आई हैव सीन अ पेशेंट ऑफ मेनोपॉज crying in front of me, completely into depression, complete dry skin, बहुत ही चिड़चिड़ाहट हो रही थी उसकी, and the family was absolutely in the mess because of her problem. I recommended her Panchakarma. I started giving her Shirodhara, Snehan, Svedan, Basti Chikitsa पूरी तरह से की. On the 3rd day of the case, she had very disturbed sleep also. On the 3rd day of the case, her husband came to me and he was like, there was sense of like कि ओबलाइज हो गए थे वो, उनको इतना अच्छा लग रहा था कि कल रात ऐसी पहली रात थी इतने वर्षों में कि मेरी पत्नी शांत सो गई थी, उसकी चिड़चिड़ाहट बहुत ही कम हो गई है अभी, शी इज काम एंड क्वाइट। हमें तीसरे दिन ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच मैडम। फिर 5वें दिन तक पेशेंट ने खुद को मुझे बोला, पहले वो कुछ नहीं बोल रही थी, शी जस्ट यूज्ड टू कम टेक द ट्रीटमेंट एंड गो अवे, बट ऑन 5th day she told me that today I am feeling very happy madam, मुझे बहुत ही आज पॉजिटिव लग रहा है। जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा पहला कॉन्फिडेंस लगा कि इट्स ओके, ये जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा होने वाला है। इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। And please remember that she was working on a very, very high post in the industry. And the whole family comes from a very filthy rich family थी। और ये सब mess हो गया था family में। On the 5th day, her confidence started coming back. On the 7th day, the procedure was complete. After that, I recommended her counseling. और शमन चिकित्सा पे रह गया था उनको, I kept her on the शमन चिकित्सा। और उसके बाद मैंने 5 काउंसलिंग सेशंस लिए थे। उसका पहला कहना ये था कि आई डोंट नीड काउंसलिंग, और उसका लास्ट के सेशन का कहना ये था कि मुझे कभी ऐसा नहीं लग रहा था कि काउंसलिंग मेरे जैसे इतनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लेडी को लगेगा भी, और वो लेने के बाद मुझ में इतना अच्छा चेंज हो जाएगा भी। एंड नाउ शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ इट एंड शी इज अ वेरी फेमस लेडी, आई विल नॉट टेक हर नेम हियर ऑफ कोर्स, and now she is of course leading a very good industry in very good way. So
This is a success of Ayurveda. Yeah, madam. Thank you very much. Just a last question. Can you share some emergency, you have just shared one case, emergency as a Sri Vaidya. How we can be there, or how we could help that patient? एखादा अनुभव आप बता सकते हैं किस प्रकार से पंचकर्मा वैद्या के रूप में आपने उनको ट्रीट किया एज इमरजेंसी, कोई भी शूल हो, कोई भी केस. या जस्ट लास्ट डॉक्टर वंदना जी. हाँ, या प्लीज. Right now I just shared the case of the severe spasm which was actually an emergency only. जैसे कि मैं क्षमा चिकित्सा की केस जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगी एज स्त्री वैद्य. पेशेंट came to me and he was having a high fever. और कोविड की केस नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बरसों पहले केस है. एंड ही वाज हैविंग अ हाई फीवर और मेरे सामने ही वो पेशेंट, मैं एग्जामिनेशन केबिन में थी, उसको लिया था और एग्जामिन करते समय उसी टाइम उसको मैं नाड़ी ही देख रही थी और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. एंड पेशेंट एब्सोल्युटली कोलैप्स हो गया वहां पे और सुध-बुध नहीं थी उनकी. ही वाज ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस. सो इमीडिएटली हम लोगों ने वहाँ सुवर्ण सूतशेखर और सुवर्ण लक्ष्मी महालक्ष्मी विलास, उसका मैं सूक्ष्म चिकित्सा के रूप में उसका मैं बहुत उपयोग करती हूँ चिकित्सा में. तो उसका सूक्ष्मीकरण किया जाता है, जैसे कि उनकी सूक्ष्मीकरण किया जाता है तो उसकी पोटेंसी बहुत बढ़ती है. एंड such a thing you don't have to give in the tablet. You cannot give a tablet of Suvarna Sudhshekar to the patient when the patient is unconscious. Then how to give? आयुर्वेद शास्त्र में उसके लिए मात्रा बताई गई है कि मात्रा को घिस के हम लोग मात्रा दे सकते हैं. Instead of that, I use the सूक्ष्म सुवर्ण सूतशेखर and सूक्ष्म लक्ष्मी विलास. I started just putting up that pudi sublingually. पेशेंट की टंग हमने ऐसे ऊपर की और पहले पूरी छोड़ दी, उसके बाद बिल्कुल एक ड्रॉप वाटर दिया था, एक ड्रॉप, जैसे कि वो वहां थोड़ी पिघल जाए बिकॉज द माउथ वाज ड्राई. सो वापस 1 मिनट के बाद हमने दी, ऐसे कि 3 पूरी गई सुवर्ण सूतशेखर और सूक्ष्म लक्ष्मी विलास की. पेशेंट जाग उठा. पेशेंट केम एब्सोल्युटली आउट ऑफ शॉक एंड पेशेंट ने आंखें भी खोली और देखी तो ही वाज कॉन्शियस एंड ही इमीडिएटली सेड, मैम आई एम ओके नाउ. देन आई सॉ द बीपी, देन बीपी वाज आल्सो ओके. देन वो खुद खड़ा होके बैठ गया और देन ही कुड गो होम. आई कॉल्ड हिज रिलेटिव्स आल्सो एंड वो लेके उनको गए और उसके बाद उसको 7 दिन की चिकित्सा दी तो वो अच्छा भी हो गया था. बट दैट पॉइंट ही वाज ऑल अलोन इन द क्लिनिक, डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव्स विद हिम and suddenly unconscious हो गया था. That was the case I had to handle. हाइपोग्लाइसेमिक केसेस भी बहुत आते हैं, जैसे कि सडनली हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है तो उस दौरान भी ऐसी कुछ चिकित्सा देनी पड़ती है एंड इट एक्चुअली गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स. I would certainly recommend सूक्ष्म चिकित्सा is very important and I use many सूक्ष्म औषधि in the practice and that gives immediate. जैसे कि आपको मॉडर्न में बहुत सारी इमरजेंसी ड्रग्स पता है लेकिन उसकी कौन सी भी जरूरत मुझे आज तक नहीं पड़ी है कि मैंने कभी डेक्सिया दिया है, नहीं तो कभी डिस्प्रिन देना पड़ा है सबलिंगुअल, या ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ है. हाइपरटेंसिव केसेस में भी कभी कभी चेस्ट पेन शुरू हुआ है, ऐसे भी केसेस हुए हैं कि मेरे आगे पेशेंट है, अस्वस्थ लग रहा है उनको, बहुत सारा बीपी देखा तो हाई है, मैं उनको बोल ही रही हूँ कि आपका बीपी आज थोड़ा मुझे हाई लग रहा है, आपको रेस्ट लेनी है, तब तक पेशेंट बोलता है मुझे बहुत ही अस्वस्थ लग रहा है. दे हैव लिटिल लेफ्ट चेस्ट पेन ऑल्सो भी है. लेकिन वहां भी जब हम लोग लक्ष्मी विलास, श्रृंग भस्म, प्रवाल भस्म, सुवर्ण सूतशेखर इसका सूक्ष्म तरीके से जब उपयोग करते हैं तब वो जो कठिना दैट अटैक सिचुएशन तुरंत ही हैंडल हो जाती है, पेशेंट को पूरा रिलीफ मिलता है. Of course you have to treat the patient and get the patient investigated thoroughly after that. I am not denying that. But here I am just telling you how did I manage that moment. That moment is very much manageable with Sukshma Aushadhi. Yeah, definitely, madam. So thank you very much. वुमेन्स स्पेशल ये हमारी सीरीज विक्टोरिया स्टोरी में आज का पहला सेशन था वैसे तो वुमेन्स की सक्सेस स्टोरी में. सो नाउ डॉक्टर वंदना जी आपकी तरफ से कुछ सवाल.
मेरी तरफ से सवाल नहीं है, बस मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया और छोटे छोटे बहुत सारे जो क्वेश्चंस सबके दिमाग में थे उनका ऑलमोस्ट सबका आंसर उन्होंने दिया। और बहुत सारे ऐसे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जिनके मन में बहुत सारी क्वेरीज थी कि कैसे हम क्या करें अपने BMS को करने के बाद या MD करने के बाद, या उनके हस्बैंड कहीं विदेशों में हैं या किसी और उसमें क्षेत्र में है, तो कैसे वो अपने आप को स्थापित करें और कैसे अकेले वो ऐसी कंडीशंस को हैंडल करें जबकि उनका मेडिको हस्बैंड उनके साथ नहीं है, नॉन मेडिको है उनका हस्बैंड। मतलब कुल मिला के पूरा कंप्लीट लेक्चर मैम ने दिया। और amidst the camp which was going in my house and now leaving for the airport, I was thoroughly connected with madam. मैडम थैंक यू सो मच। सूक्ष्म चिकित्सा के ऊपर और आर्थिक चिकित्सा पर आप अपना एक लेक्चर फिर जरूर रखिएगा हम सबके बीच में। We'll be so much thankful to you. Thank you so much, ma'am. Thank you, madam. Now I request Ayush Darpan Foundation के founder Dr. Naveen Joshi sir for vote of thanks. जी धन्यवाद। मैंने अभी डॉक्टर सरिता वैद्य जी का बहुत अच्छा लेक्चर देखा। बहुत ही प्रैक्टिकल लेक्चर था ये। काफी पंचकर्म के अलावा बहुत सारे उन्होंने केसेस भी बताए और महिला चिकित्सकों में जो स्त्री वैद्यों में होने वाली जो कई सारी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान शास्त्र पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगा क्योंकि और ये बहुत अच्छी बात लगी कि आपको शास्त्र का अध्ययन नियमित रूप से करना चाहिए और कम से कम एक सूत्र तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा चरक संहिता में भी यह वर्णन है कि शास्त्र को पढ़ने से हमारे अंदर आर्ष तत्व आते हैं। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंसाइज और हर पहलुओं को टच करता हुआ ये लेक्चर काफी इम्प्रेसिव था। और जैसा कि डॉक्टर वंदना जी ने भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही कुछ और लेक्चर्स भी हमारे आयुष दर्पण के इस जो दर्शक हैं, बेसिकली वो चिकित्सक हैं, हमारा ये जो उद्देश्य रहा है कि हम भारत के विभिन्न प्रांतों के चिकित्सकों को इस मंच के माध्यम से ला करके हमारे साथ जो जुड़े हुए चिकित्सक हैं उनके ज्ञान का वर्धन करें। और इसी मोटो के साथ हम पिछला लगभग 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल से निरंतर हम इन कार्यक्रमों को चला रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में ये कार्यक्रम काफी गतिशीलता से चल रहे थे क्योंकि तब सभी लोग अपने दैनिक कार्यों से थोड़ा सा फ्री थे, लेकिन फिर भी अभी तक दैनिक सभी गतिविधियां सामान्य होने के बावजूद भी ये लेक्चर्स इतनी सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके लिए आप सभी जो देखने वाले हैं, जो यहाँ आकर के लेक्चर्स देने वाले हैं, जो यहाँ संचालन करते हैं, जो इन लेक्चर्स में प्रतिभाग करते हैं, उन सबको मैं तहे दिल से मैं उनका आभारी हूँ। मैं आप सबको से यही अनुरोध करता हूँ कि आप आयुष दर्पण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पर इन लेक्चर्स को जरूर देखें। लाइब्रेरीज हैं, ये हमेशा के लिए यहाँ रहेंगी। फेसबुक पेज पर सारे लेक्चर्स आपके सेव हैं, आप पुराने लेक्चर्स को भी स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आयुष दर्पण ने अपना एक डिजिटल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। आप आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप प्ले स्टोर में जाइए, यदि आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आप वहां से आयुष दर्पण डिजिटल करके इसको डाउनलोड करिए। वहां आप क्रियासारी की कक्षाओं को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप क्लिनिकल आयुर्वेदा कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आप मर्म चिकित्सा की कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां नाड़ी कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। पुराने लेक्चर्स के वीडियोस भी आप वहां जाकर के प्ले जो उसका स्टोर है वहां आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा येरमे जी। Thank you, madam. Thank you very much, Dr. Joshi sir, Dr. Vandana madam. Thank you all the viewers. So we are ending the session. Thank you, madam. Namaste. Namaste.